नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति और काव्य रूप पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्यमान रहने वाले तत्व को क्या कहते हैं। यानी जो तत्व कविता की शोभा में वृद्धि करते हैं और उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं उसको क्या कहते हैं। ए है काव्य गुण कहते हैं, बी है काव्य दोष कहते हैं, सी है काव्य धर्म कहते हैं और डी है अलंकार कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य गुण। काव्य गुण कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। ए है 8 है, बी है 9 है, सी है 10 है और डी है 11 है। यहाँ पर आपका दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कुल 10 मानी है। आपको हम यहाँ 10 नाम बता देते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पहला है श्लेष, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है समता, चौथा है समाधि, पांचवा है माधुर्य, छठा है ओज, सातवां है सुकुमारता, आठवां है अर्थ व्यक्ति, नौवां है उदारता और 10वां है कांति। यही 10 गुण आचार्य भरत मुनि ने माने हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य शोभा या कर तारो धर्मा गुणा है, यह कथन किसका है। कविता के शोभा कारक तत्व गुण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। यह है रुद्रट के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है भामह के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन के द्वारा यह कथन कहा गया है। आपको बता दें कि वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य थे और इनके द्वारा ही रीति संप्रदाय की स्थापना की गई है। चौथा प्रश्न है, आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। भामह के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। यह 10 है, बी है 20 है, सी है 3 है और डी है 4 है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भामह ने गुणों की संख्या कुल 3 मानी है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आपको बता दें कि भामह 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा ही अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन गुण का प्रकार है। इसमें से कौन गुण का प्रकार है। ए है माधुर्य, बी है ओज, सी है प्रसाद और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों काव्य गुण के प्रकार हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। माधुर्य गुण दोस्तों वहां होता है जहां कविता को पढ़ने पर हृदय में मधुरता का संचार होता है। ओज गुण वहां पर होता है जहां कविता को पढ़ने पर हृदय में वीरता, ओज और उत्साह का संचार होता है। प्रसाद गुण वहां पर होता है जहां कविता पढ़ने पर हृदय में प्रसन्नता का संचार होता है, चित्र प्रसन्न चित्त हो जाता है, वहां पर प्रसाद गुण पाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वीर, रौद्र, भयानक ये जो रस हैं किस गुण से संबंधित हैं। ए है माधुर्य गुण से, बी है ओज गुण से, सी है प्रसाद गुण से, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओज गुण से, क्योंकि ओज गुण में ही वीर, रौद्र और भयानक रस पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जिससे कविता के सौंदर्य की हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है उसे कहते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं। ए है काव्य हानि कहते हैं, बी है काव्य गुण कहते हैं, सी है काव्य दोष कहते हैं और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी काव्य दोष। यानी जिन तत्वों से कविता के सौंदर्य की हानि होती है और मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचता है उसको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गुण विपर्यात मानो दोषः यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। ए है मम्मट के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा और डी है रुद्रट के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वामन। वामन ने कहा था गुण विपर्यात मानो दोषः, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, काव्य दोष का प्रकार है, इसमें से कौन काव्य दोष का प्रकार है। ए है शब्द दोष, बी है अर्थ दोष, सी है रस दोष और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ऊपर जो तीनों ऑप्शन है काव्य दोष के प्रकार हैं। आपको बता दें कि काव्य दोष मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहां कौन सा दोष होता है? जब कोई शब्द कविता में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा दोष पाया जाता है? ए है अप्रयुक्तत्व दोष, बी है च्युत संस्कृति दोष, सी है ग्रामत्व दोष और डी है क्लिष्टत्व दोष। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, च्युत संस्कृति दोष। यानी कविता में जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? यह शब्द कहते हैं, बी है अर्थ कहते हैं, सी है शब्द शक्ति कहते हैं और डी है अर्थ शक्ति कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द शक्ति। यानी शब्द शक्ति के माध्यम से ही हम शब्दों में निहित अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, तो सी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ए है 2 भेद होते हैं, बी है 3 भेद होते हैं, सी है 4 भेद होते हैं और डी है 5 भेद होते हैं। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शब्द शक्ति के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। यही 3 प्रकार के शब्द शक्ति होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, मुख्य लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है, उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ए है अभिधा कहते हैं, बी है लक्षणा कहते हैं, सी है व्यंजना कहते हैं, डी है उपर्युक्त सभी कहते हैं। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधा कहा जाता है। यानी जिस शब्द शक्ति के माध्यम से सबसे मुख्य अर्थ का ज्ञात होता है, जो लोक में प्रचलित होता है, उसको अभिधा के नाम से जाना जाता है। तो 13 का ए आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसने कहा है? यह दोहा किसका है आपको बताना है। यह मम्मट का है, बी है देव का है, सी है भिखारी दास का है और डी है कालिदास का है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देव के द्वारा यह कहा गया है, देव का दोहा है। देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है, यानी सबसे उत्तम प्रकार का काव्य जो होता है वो अभिधा में लिखा जाता है। और मध्य लक्षणा लीन, लक्षणा में लिखा गया काव्य मध्य में आता है। और अधम व्यंजना रस बिरस, यानी सबसे निम्न कोटि का जो काव्य होता है वह व्यंजना में लिखा जाता है। तो इन्होंने अभिधा को सबसे उत्तम काव्य कहा है, तो देव का दोहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के अवयव से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यह रूढ़ कहते हैं, बी है यौगिक कहते हैं, सी है योग रूढ़ कहते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, योग रूढ़। यानी योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण तो 2 शब्दों से मिलकर बनता है और एक साथ कई वस्तुओं के अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन उनका प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है, एक वस्तु से संबंधित होता है, उन्हीं को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे एक शब्द है जलज, जलज 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अवयवों से मिलकर बना है। पहला है जल और दूसरा है ज। जल का अर्थ होता है पानी और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। यानी जो चीज पानी से उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? जलज कहेंगे। अब पानी से कमल भी उत्पन्न होता है, पानी से सीप भी उत्पन्न होता है, पानी से मोती भी उत्पन्न होता है, तो सबके अर्थ में इसको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जलज जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कहलाएगा ये। यानी 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, चीर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बृख भानुजा, वे हलधर के वीर, किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? इस दोहे में कौन सा शब्द शक्ति प्रयोग किया गया है? यह है अभिधा, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजना। हलधर जो शब्द है इसमें व्यंजना का प्रयोग किया गया है। व्यंजना वहां पर होता है जहां पर किसी तीसरे प्रकार के चमत्कृत अर्थ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हलधर शब्द है, हलधर का आशय हल को धारण करने वाला है, यानी किसान।
हल को कौन धारण करता है? किसान धारण करता है। लेकिन यहाँ किसान से अर्थ नहीं लिया जाएगा। अगर हम लक्षणा के माध्यम से इसका अर्थ निकालते तो किसान होता, लेकिन अभिधा और लक्षणा का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा, व्यंजना का प्रयोग किया जाएगा। और व्यंजना का प्रयोग करके हम तीसरे प्रकार का अर्थ निकालते हैं जो अधिक चमत्कृत होता है। हलधर का आशय यहाँ हो जाएगा बलराम, यानी कृष्ण के जो बड़े भाई थे हल को धारण करते थे, तो यहाँ बलराम इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस वाक्य में जो है व्यंजना शब्द शक्ति है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? ए है 2 भेद होते हैं, बी है 3 भेद होते हैं, सी है 4 भेद होते हैं और डी है 5 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य के कुल 2 भेद होते हैं। पहला है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता के कुल कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य का भेद इसमें से कौन सा है? ए है महाकाव्य, डी है खंड काव्य, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य में नायक के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन होता है और खंड काव्य में उसके जीवन के एक अंश का वर्णन किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसमें राम के पूरे जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। 20वां प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा और डी है राम कुमार वर्मा के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन कहा है, तो 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्य सुकीर्तितः। काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह भामह के द्वारा, बी है भरत मुनि के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि ने कहा था कि दोष का जो अभाव है वही गुण है और गुण जो है काव्य के कीर्ति को बढ़ाते हैं। बी ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किस काव्य गुण का उदाहरण है? इसमें से कौन सा काव्य गुण है? यह माधुर्य गुण का उदाहरण है, बी है ओज गुण का उदाहरण है, सी है प्रसाद गुण का उदाहरण है, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो पंक्ति है उसमें माधुर्य गुण का संचार है। माधुर्य गुण दोस्तों वहां पर होता है जहां कविता को पढ़ने पर हृदय में मधुरता का संचार होता है। तो इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में मधुरता का संचार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। ए ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? यह 2 भेद, बी है 3 भेद, सी है 4 भेद और डी है 5 भेद। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 भेद। मम्मट ने काव्य गुण के काव्य दोष के कुल 3 भेद किए हुए हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। यह 3 भेद मम्मट ने काव्य दोष के किए हैं। फिर इसको अलग अलग भागों में बांट करके दोषों की संख्या टोटल 74 पहुंचाई है, लेकिन प्रमुख रूप से उसे 3 भाग में ही बांटा है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द दोष का भेद नहीं है? इसमें कौन शब्द दोष नहीं है आपको बताना है। ए है श्रुति कटुत्व दोष, बी है क्लिष्टत्व दोष, सी है अश्लीलत्व दोष और डी है दुष्क्रमत्व दोष। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुष्क्रमत्व दोष जो है शब्द दोष के अंतर्गत नहीं आता है, यह अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। बाकी जो तीनों दोष दिए गए हैं उस शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। श्रुति कटुत्व दोष वहां पर होता है जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने में अत्यंत कठोर हों। क्लिष्टत्व दोष वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अश्लीलत्व दोष वहां होता है जहां अश्लील प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीनों जो है शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। दुष्क्रमत्व दोष जो होता है अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रस दोष की संख्या कितनी है? रस दोष कितनी होती हैं? ए है 5, बी है 10,
सी है 15 और डी है 20। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस दोष की जो संख्या है कुल 10 है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी रस का वर्णन करते समय सहसा उसे समाप्त कर देना कौन सा दोष होता है। अगर हम कविता में किसी रस का वर्णन कर रहे हैं और अचानक से उसको समाप्त कर दे रहे हैं तो वहां कविता में कौन सा दोष होगा। यह अखांड छेदन दोष, बी है अकांड प्रथम दोष, सी है रस की पुनः पुनः दीप्ति दोष और डी है स्व शब्द वाच्यत्व दोष। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अकांड छेदन दोष। यानी जब हम कविता में किसी रस का वर्णन कर रहे हैं और अचानक से उस रस का वर्णन रोक देते हैं तो वहां पर अकांड छेदन दोष पाया जाता है। अकांड प्रथम दोष दोस्तों वहां पर होता है जब हम कविता में किसी रस का वर्णन कर रहे हैं और उसका अनावश्यक विस्तार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विस्तार कर दे रहे हैं, तो वहां पर अकांड प्रथम दोष होगा। रस की पुनः पुनः दीप्ति दोष वहां पर होता है जब एक ही रस को बार बार प्रयोग में कविता में लाया जाता है। और स्व शब्द वाच्यत्व दोष वहां पर होता है जहां किसी रस का बोध कराना हो तो हम उसके नाम से बोध कराते हैं। जैसे कविता में यदि करुण रस का प्रयोग करना है तो कविता में करुण शब्द आएगा तभी करुण रस का प्रयोग होगा, तो यहां पर स्व शब्द वाच्यत्व दोष हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ए है शब्द है, बी है अर्थ है, सी है वाक्य है और डी है प्रोक्ति है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह शब्द है। आपको बता दें कि शब्द जो है अर्थ के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि अगर इसको हम और अधिक विभाजित कर देंगे तो हमें किसी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। हम शब्द को अक्षरों में बांट सकते हैं लेकिन वो निरर्थक हो जाएंगे। अक्षर हमें कोई अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, शब्द हमको अर्थ प्रदान करते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जहां सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध होता है वहां कौन सी लक्षणा होती है। ए है गौणी लक्षणा, बी है शुद्धा लक्षणा, सी है रूढ़ा लक्षणा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां गुणों के समानता के कारण लक्षणा होता है वहां पर गौणी लक्षणा होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मोहन शेर है, अब मोहन में शेर के गुण हैं इसलिए यहाँ पर गौणी लक्षणा का प्रयोग किया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कहते हैं। आपको बता दें कि व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ की प्राप्ति हम करते हैं उस अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्यंग्यार्थ को क्या कहते हैं। यह रस कहते हैं, बी है अलंकार कहते हैं, सी है ध्वनि कहते हैं और डी है रीति कहते हैं। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि व्यंग्यार्थ को ध्वनि के नाम से जाना जाता है, तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, किसने गुणों की संख्या 20 मानी है। गुणों की संख्या 20 किसने मानी है। यह है वामन ने, बी है मम्मट ने, सी है दंडी ने और डी है भामह ने। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन ने गुणों की संख्या कुल 20 मानी है। आपको बता दें कि वामन प्रमुख रूप से गुणों को दो भागों में बांटते हैं, पहला शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। फिर शब्द गुणों की संख्या 10 और अर्थ गुणों की संख्या 10 करते हैं और दोनों को जोड़कर गुणों की संख्या 20 तक इन्होंने पहुंचा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।